हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ABPN एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन भाग 3 के जो है भाग 2 के ये दूसरा अध्याय जो है हमारा पृथ्वी का प्रतिरूप। ठीक है, पृथ्वी के प्रतिरूप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी का प्रतिरूप क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिरूप होता है ग्लोब, है ना। प्रतिरूप मतलब क्या होता है? यानी कि उसी के जैसा आकार, है ना। पृथ्वी का प्रतिरूप यानी पृथ्वी के जैसा आकार। तो पृथ्वी के जैसा आकार किसका होता है? ग्लोब का होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से ग्लोब के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पृथ्वी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है हमारी पृथ्वी, है ना। हम पृथ्वी के बहुत छोटे भाग को ही देख पाते हैं, है कि नहीं। ग्लोब द्वारा हम संपूर्ण पृथ्वी के रूप को समझ सकते हैं। यानी कि ग्लोब जो है, जैसे आप लोग यहां पर अभी देख रहे होंगे, यहां पर अभी आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर एक ग्लोब है, ठीक है। तो इस ग्लोब से हम लोग पूरे पृथ्वी का यानी पूरा जितना भी हमारा पृथ्वी है, पूरा वर्ल्ड, है ना। तो पूरे पृथ्वी का हम लोग जो है किसी भी हिस्सा को इस ग्लोब से देख सकते हैं, है कि नहीं। चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, कोई भी देश हो, किसी भी अक्षांश और किसी भी देशांतर पर स्थित हो, हम लोग सभी को इस ग्लोब की सहायता से घुमा घुमा करके जो है देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप होता है। हम पृथ्वी की सतह को यह पृथ्वी की सतह को प्रदर्शित करता है ना। यह पृथ्वी की सतह को दिखाता है कि हमारा पृथ्वी जो है यह इसी प्रकार का है। ग्लोब पृथ्वी के भौतिक लक्षणों और राजनैतिक सीमाओं को भी दर्शाता है। यानी कि पृथ्वी पर जहां पर कुछ भी है, ठीक है, देश, समुद्र, अभी आपको हम बताएं, हर पार्ट को हमारा ग्लोब जो है दर्शाता है। वहां पर हम लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। ग्लोब का अक्ष 23.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है। हमारी पृथ्वी जो है वो भी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है ना। तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है और इसी प्रकार से ग्लोब का भी जो आकृति बनाया गया है, ताकि वो भी तो एक पृथ्वी का प्रतिरूप ही है, ठीक है। तो इसको अपने अक्ष पर भी 23.5 डिग्री जो है झुकाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अक्ष के दोनों सिरे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। जैसे अभी आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, इस ग्लोब का 2 ध्रुव आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ध्रुव यहां पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और एक ध्रुव आपको यहां पर नीचे में, है ना, यहां पर आपको एक नीचे में यहाँ इसका ध्रुव दिखाई दे रहा होगा। इस ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं? इस ध्रुव को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, है ना। आगे और हम लोग अभी विस्तार में इसके बारे में समझेंगे। तो पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से होकर जाने वाली वह रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है। तो वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में विभक्त करती है, जिसके ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो वो बांटने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? उस बांटने वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। उसके बाद आगे है ग्लोब के उपयोग, ठीक है। ग्लोब का क्या क्या उपयोग है, आइए समझते हैं। तो ग्लोब के द्वारा हम पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है ना। ग्लोब के द्वारा जो है पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। यह पृथ्वी की आकृति को दर्शाता है। यह गोलार्धों, अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं, ध्रुवों, महाद्वीपों तथा महासागरों को भी दर्शाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जहां पर जो भी है वो हर चीज जो है हम लोग अब इसे ग्लोब से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे गोलार्ध के बारे में देखते हैं। तो आइए अब हम लोग विस्तार से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भूमध्य रेखा क्या होती है, ठीक है, और अक्षांश देशांतर रेखाएं कैसे खींची गई है, क्या होता है अक्षांश देशांतर रेखाएं। आइए हम लोग इसको विस्तार पूर्वक समझने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए
इसको मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक, यह पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर दो ध्रुव होगा, एक ऊपर में ध्रुव होगा, ऊपर वाले ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, या फिर हम लोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, है ना। और एक ध्रुव नीचे है, ठीक है, इस ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं साउथ पोल, और हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब वो एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। देखिए यह रेखा, यह जो रेखा है, यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे। ठीक है, ऊपर वाला जो भाग होता है, इस ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इस ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, है ना। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध क्यों कहते हैं, तो गोलार्ध का मतलब होता है, देखिए गोलार्ध को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो यहां से आएगा गोला और अर्ध। ठीक है, तो गोला का आधा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। तो ये जो रेखा है, यह रेखा जब पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, तो ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और उसी प्रकार से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, है ना, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं इसको हम लोग, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो अभी आप लोग देखें कि एक रेखा पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभक्त कर दी, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इस रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो जब आगे चलते हैं तो अब हम लोग देखेंगे यहां से अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा क्या होता है और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखाएं ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारी पृथ्वी पर वैसी रेखा, वैसी रेखा, वैसी रेखा और वैसी काल्पनिक रेखा, ठीक है, ताकि ये जो हमारी पृथ्वी पर ये जो अभी हम आपको बताएं कि यह रेखा भूमध्य रेखा या फिर इसको जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभक्त करती है, बांटती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर कोई इस प्रकार की रेखा खींची गई है, यह एक काल्पनिक रेखा है। हम लोग सिर्फ ऐसा कल्पना करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कल्पना करते हैं कि हाँ हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी रेखा खींची गई है, बल्कि ऐसा रेखा कोई खींचा हुआ नहीं है। तो अक्षांश रेखा क्या है, देखते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। तो हमारी पृथ्वी पर वैसी रेखा जो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ खींची गई है। कैसे खींची गई है, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा की बात किया जाए तो अक्षांश रेखा कैसे खींचा गया है, अक्षांश रेखा खींचा गया है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ अक्षांश रेखा खींचा गया है। और यदि हम लोग देशांतर रेखा की बात करते हैं कि देशांतर रेखा कैसे खींची गई है, तो कह सकते हैं कि देशांतर रेखा उत्तर से, ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ खींची गई। कैसे खींची गई है, उत्तर से दक्षिण, और अक्षांश रेखाएं खींची गई है पश्चिम से पूरब। और जो भी अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा जो भी खींची गई है वो प्रत्येक एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई है, ठीक है।
जो भी अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक खींची गई हैं वो प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है, और जो देशांतर रेखा भी हमारे पृथ्वी पर खींचा गया है वो भी प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर ही खींचा गया है। ठीक है, तो जो बीच वाली रेखा होती है, जैसे ये इस रेखा की अगर हम लोग बात करें, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यह भी रेखा कैसे खींची गई है, तो यह भी रेखा खींची गई है पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ, है ना। तो यह भी कैसी रेखा हुई, इसको हम लोग कैसा रेखा कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे या देशांतर, तो इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहेंगे, ताकि यह भी रेखा जो है यह भी खींचा गया है पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो है प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। कितना डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है, तो प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर, है ना, प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया सभी अक्षांश रेखाएं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। और ये जो विषुवत रेखा होता है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। यह विषुवत रेखा कितना डिग्री होता है, तो यह विषुवत रेखा जो है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। कितना डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो जिस प्रकार नीचे 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से जो है उत्तर दिशा की तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी जो है प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो यह रेखा जो है यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यह रेखा 0 डिग्री है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, ये विषुवत रेखा ये 0 डिग्री है। ठीक, ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री के बाद यदि हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो फिर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से करते 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 जब हम लोग साउथ पोल के पास आते हैं यानी दक्षिणी ध्रुव के पास आते हैं, तो कितना डिग्री मिलता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि उत्तरी गोलार्ध के भी बात करें तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ पे भी कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। तो 1 डिग्री से 90 डिग्री हुआ, यानी कि 90 अक्षांश रेखा जो है ऊपर हो गया। यहां से ध्यान दीजिएगा, 90 यानी कि 0 के बाद यदि 0 को हम लोग छोड़ देते हैं, तो 0 को छोड़ने के बाद 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5 करते करते 90 डिग्री तक ऊपर हमारे उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर हो गई। ऊपर टोटल कितना अक्षांश रेखाएं हो गई, 90। और नीचे बात करें तो नीचे यानी दक्षिण दिशा की तरफ भी जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते 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 यहाँ पे भी कितना डिग्री आया है, 90 डिग्री। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। और ये विषुवत रेखा जो है यह भी तो अक्षांश रेखा ही है ना। ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यह भी कैसा रेखा है, यह भी तो अक्षांश रेखा है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि बताइए टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो कैसे निकालेंगे, 90 अक्षांश रेखा ऊपर, 90 अक्षांश रेखा नीचे, कितना हो गया 180, और एक 0 डिग्री विषुवत रेखा, यानी टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना हो गया 181। देखिए अक्षांश रेखाओं की संख्या अक्षांश रेखा के जस्ट ऊपर रख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखें कि 90 अक्षांश रेखा ऊपर, 90 अक्षांश रेखा नीचे, और एक हमारा भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, और टोटल अक्षांश रेखा को जब हम लोग ऐड कर दिए तो कितना हो गया 90, 90, 80 और एक 181 हो गया, है ना। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाया जाता है वैसे वैसे देखिए पृथ्वी क्या है, गोल है। जस्ट इमेजिन, आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, ग्लोब को, यही हमारी पृथ्वी है ना। तो देखिए जो बीच वाला रेखा होगा वो सबसे बड़ा रेखा होगा। बीच वाला जो रेखा होगा वो कैसा रेखा होगा, सबसे बड़ा रेखा होगा। उसके बाद जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव की तरफ आएंगे, रेखा जो है हमारा
वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होगा। और जब से ही हम लोग इसके उत्तरी ध्रुव पर आते हैं, सबसे ऊपर रेखा बहुत छोटा हो जाता है और वह छोटा होने के कारण विलुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अब बात करें तो अब टोटल ऊपर कितनी रेखाएं हो गई, तो आप कहेंगे कि 89 हो गया ऊपर। और सेम उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी जैसे जैसे हम लोग आते हैं नीचे दक्षिणी गोलार्ध के पास, वहां पर आते आते दक्षिणी गोलार्ध में जो है, दक्षिणी ध्रुव पर जो है जो 90 डिग्री की अक्षांश रेखा खींची गई है वह भी क्या होती है, तो वह भी रेखा वहां पर विलुप्त हो जाती है। बहुत छोटा रेखा हो जाता है ना, तो विलुप्त हो जाता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बड़ा रेखा है, अब इसको जैसे जैसे हम छोटा करेंगे, ठीक है, छोटा करते हैं, अब एकदम छोटा होगा तो विलुप्त हो गया, नहीं तो ध्रुव हो गया, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अब नीचे कितना होगा, 89, तो ये कितना हो जाएगा, पहले 180 था, अब ऊपर एक कम नीचे एक कम तो 178 हो गया, और एक 0 डिग्री तो अब कितना हो गया, 179 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या यदि पूछी जाए तो कितना होगा, 181, और टोटल अक्षांशों की संख्या अगर पूछी जाए तो लिखेंगे 179। अगर अक्षांश रेखा आएगा, ठीक है, उसका आंसर होगा 181, और अगर केवल अक्षांश आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, 179 होगा। क्लियर है यहां तक आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में अच्छी तरह समझ लिए। अब चलिए टोटल संख्या को तो हम लोग काउंट कर लिए, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 23.5 डिग्री मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है ये 23.5 डिग्री है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि 23.5 डिग्री है, 23.1/2 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 0 डिग्री से ऊपर है, ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, है ना। और 66.5 डिग्री 66.1/2 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, या फिर इसको हम लोग आर्कटिक वृत्त भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग मकर रेखा, है ना। और उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक, है ना। ऊपर वाले को आर्कटिक और नीचे वाले को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, याद हो जाएगा आपको अच्छी तरह से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्लियर है आपका यहां तक। तो यहां से एक बात और आपको हम बता देते हैं कि हम लोग अक्षांश रेखा को, ठीक है, अक्षांश रेखा को हम लोग अक्षांश वृत्त कह सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 0 डिग्री जो है वो विषुवत वृत्त है या भूमध्य वृत्त है, 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा है, या फिर 23.5 डिग्री हमारा कर्क वृत्त है, ठीक है। उसी तरह से आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त भी कह सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग अक्षांश रेखा को तो उसको वृत्त कह सकते हैं, लेकिन देशांतर रेखा को हम लोग वृत्त नहीं कह सकते हैं। उसके पीछे कारण है, ठीक है, उस कारण को भी हम लोग समझेंगे। आइए आगे और हम लोग देखते हैं। तो अक्षांश रेखाओं में इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लिए। टोटल अक्षांश रेखाओं को हम लोग देखें, फिर हम लोग देखे कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बारे में हम लोग समझे, ठीक है। अब यहां से एक चीज और आप समझ लीजिए कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, देखिए एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि पृथ्वी या ग्लोब अपने अक्ष पर, पृथ्वी जो है
वो अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है और पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष पर कितना झुकी हुई है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.1/2 डिग्री। और यदि कक्ष की बात किया जाए तो पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, 66.1/2 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होता है 23.5 डिग्री और कक्षीय झुकाव होता है 66.5 डिग्री। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहे, 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा कहें, तो हम लोग पूरे पृथ्वी पर 90 रेखा ऊपर 90 रेखा नीचे खींचा गया है, तो और सभी रेखा को छोड़ करके 23.5 और 66.5 को ही क्यों हम लोग लेकर के इसका बात कर रहे हैं कि 23.5 कर्क रेखा होगा, 66.5 आर्कटिक रेखा होगा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण इसका भी है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जब झुकी है तो वह 23.5 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर अपने कक्ष पर वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है, तो यह 66.5 डिग्री का एंगल भी जो है ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब आप यहां से अक्ष को तो समझ रहे होंगे लेकिन कक्ष आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि कक्ष जो है कक्षीय झुकाव क्या हुआ। तो अक्ष का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे अभी आप ग्लोब को देख रहे हैं, ग्लोब आपको यहाँ पे अभी झुका हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो अभी जितना एंगल पर यह झुका हुआ है, इस झुकाव को हम लोग कहते हैं अक्षीय झुकाव। अक्ष क्या कहते हैं, इसको हम लोग अक्षीय झुकाव कहते हैं। लेकिन कक्षीय झुकाव क्या है, ठीक है। तो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो सभी ग्रह जो है पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो जिस एंगल पर, है ना, जिस कोण पर वो सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षीय कोण। तो क्लियर हो चुका कि अक्षीय कोण क्या है और कक्षीय कोण क्या है। तो यहां से आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि 23.5 डिग्री हमारा अक्षीय कोण होगा और 66.5 डिग्री हमारा कक्षीय कोण होगा। उसके बाद अब बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा के बारे में तो हम लोग कई जानकारियां ले लिए। ठीक है, आइए कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं। तो देशांतर रेखा यहां पर लिखा हुआ है, कैसे खींची गई है हमारी पृथ्वी पर, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ। कैसे खींचा गया है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण खींचा गया। देखिए ये जो देशांतर रेखा है ये हमारी पृथ्वी पर जो है ये कुछ इस प्रकार से खींची गई है। देखिए ये देशांतर रेखा है, ये प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। जिस प्रकार से भी हम लोग देखें कि प्रत्येक अक्षांश रेखा जो है वह 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है, सेम उसी प्रकार से जितनी भी देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई है वे सब कितने डिग्री पर खींची गई है, तो प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर जो है वह खींची गई है। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके मन में जो है इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे होंगे। आपको एक हम प्रश्न भी बताए थे। ठीक है, देखिए ये हमारा पृथ्वी है। ठीक, सब काला पेन से हो गया था, है ना, आपको समझने में थोड़ा समस्या हो रहा होगा, इसलिए इसको हम दूसरे पेन से कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए देशांतर रेखा, देशांतर रेखा खींचा गया है उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, और यह कैसे खींचा गया है कि यह रेखा जब उत्तरी ध्रुव से शुरू होता है तो यह दक्षिणी ध्रुव पर आकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब उत्तरी ध्रुव से शुरू होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर आकर के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे देखिए ये हमारा सेम इसी प्रकार की पृथ्वी भी है। अक्षांश रेखा कैसे खींचा गया था, इस प्रकार से चारों तरफ से राउंड राउंड था, प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर। और देशांतर रेखा कैसे खींचा गया, यहाँ से ऐसे, बस यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू होता है और दक्षिणी ध्रुव पर आकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक प्रश्न क्या बोले थे
कि अक्षांश रेखाओं को हम लोग अक्षांश वृत्त कह सकते हैं, लेकिन देशांतर रेखाओं को हम लोग देशांतर वृत्त नहीं कह सकते हैं। ताकि आप यहाँ पर देख रहे हैं अच्छी तरह से कि यह रेखा जो है कुछ इस प्रकार से आई है और कुछ इस प्रकार से आई है। तो बताइए क्या यह एक वृत्त का निर्माण कर रही है? तो वृत्त का तो निर्माण नहीं कर रही है। लेकिन जब हम लोग अक्षांश रेखा खींचेंगे, है ना, तो चारों तरफ पूरा राउंड होगा, है ना, गोल होगा वृत्त के जैसा, तो वहां से वृत्त का निर्माण होगा। तो यहां से क्लियर हो चुका आपका कि अक्षांश रेखा को अक्षांश वृत्त कहते हैं, लेकिन देशांतर रेखा को देशांतर वृत्त नहीं कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है आइए और हम लोग देखते हैं। तो देशांतर रेखा भी जो है प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। ठीक है, यहां से एक पॉइंट अक्षांश रेखा में खींच गया था, छूट गया था। यहां पे आप लिख लीजिएगा कि 2 अक्षांश रेखा, ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं की, यहां पे इस तरह प्रकार से लिख देते हैं, देखिए अक्षांश रेखा, ठीक, बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। याद कर लीजिएगा, 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। और यदि देशांतर की बात की जाए, देशांतर के बीच की दूरी, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होता है 111.34 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो गया? 111 किलोमीटर। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो गया? 111.34 किलोमीटर। ठीक है, तो आइए कुछ और इसमें हम लोग समझते हैं। तो 0 डिग्री, जिस प्रकार से 0 डिग्री हमारा अक्षांश रेखा है, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी होगा। मान लेते हैं ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक, तो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, यह कहां से गुजरता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है यह गुजरता है लंदन के ग्रीनविच से। कहां से गुजरता है? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखिए यहां पे लिख देते हैं, लंदन के ग्रीनविच, ठीक है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरता है। ठीक है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं टोटल देशांतर रेखाओं की, कि टोटल देशांतर रेखा कितना है। तो टोटल देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो टोटल देशांतर रेखा कितना है? तो आप यहां से याद रखिएगा कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या होता है 360। टोटल अक्षांश रेखा की बात की जाए तो 181, और टोटल देशांतर रेखा की बात की जाए तो कितना होगा? 360 होगा, है ना। जहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा लिया गया था, ठीक है, इसको जो है यहां से पूरे विश्व में समय का निर्धारण हुआ। ठीक है, कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जितना समय होगा वही समय जो है पूरे विश्व में होगा, ऐसा माना गया। लेकिन हुआ क्या, 0 डिग्री पर जो समय हो रहा था, उसके बाद जब अलग अलग देश का समय देखा गया तो भारत में क्या स्थिति उत्पन्न हुआ कि भारत का जो समय है पूरब और पश्चिम दिशा को ले लिया जाए तो पूरब दिशा से पश्चिम दिशा के बीच में जो है लगभग 2 घंटा का अंतर होता था। कितना समय का अंतर होता था? लगभग 2 घंटा का, है ना। तो फिर इस 0 डिग्री से भारत का समय नहीं किया गया, तो भारत का एक अपना मानक समय माना गया। और वो मानक समय कितना है? भारत का मानक समय, देखिए यहां पे लिख देते हैं, भारत का मानक समय, ठीक है, कितना है? 82.5 डिग्री। क्या ये 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अभी तक हम लोग बहुत अच्छी तरह से जो है
पृथ्वी के प्रतिरूप के बारे में, ग्लोब के बारे में हम लोग अध्ययन किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी अच्छी तरह से समझने का कोशिश किए, और इसके आगे जो है किस तरह से समय निकाला जाता है, और भी अक्षांश देशांतर से जो है बहुत तरह के प्रश्न निकलते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना देखें, और इसके बाद जो है आज के लिए जो है इस वीडियो में बस इतना ही। और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा इस अध्याय में जो और भी कुछ बच गए हैं, हम लोग अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। धन्यवाद।